वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में। फर्स्ट एड एंड हेल्थ एक को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में। तो अगर आप बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि को करिकुलर कोर्स यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में हमको क्या पढ़ना है, तो आप जान लीजिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में पढ़ना है। इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। तो प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य से बनने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। ये नवीनतम मॉडल पेपर है 2024-25 की परीक्षाओं के लिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 2 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रख करके उन प्रश्न पत्रों को मैंने इस जो है वीडियो को बनाने का एक प्रकार से प्रयास किया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 में फर्स्ट एड डे किस तारीख को मनाया गया था? तो 2021 में फर्स्ट एड डे जो मनाया गया था ये 11 सितंबर को मनाया गया था और 11 सितंबर को प्रत्येक वर्ष फर्स्ट एड डे यानी प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2021 जब मनाया गया था तो इसकी थीम रखी गई थी। वो थीम क्या थी? उस थीम का नाम था प्राथमिक चिकित्सा। क्या थीम थी भैया? प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा। ठीक है, सड़क सुरक्षा ये इसकी थीम थी। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और कई विश्वविद्यालयों में, तो इसलिए मैंने सोचा बता दें। तो जो फर्स्ट एड डे बनाया गया था 2021 में उसकी थीम रखी गई थी प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा। ये बात ध्यान रखिए। किस दिन मनाया गया था? जो है 11 सितंबर की डेट को मनाया गया था और 11 सितंबर की डेट को जो है हर वर्ष मनाया जाता है विश्व प्राथमिक दिवस मतलब प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, फर्स्ट एड डे मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि जान को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता को फैलाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फर्स्ट एड के 3 सूत्रीय नियम में शामिल है। इसके 3 सूत्रीय नियम में क्या शामिल है? देखिए छाती को ध्यान से देखें। यदि रोगी सांस ना ले रहा हो तो उसे तो उसे श्वास दें। इसके अलावा ये दिया है, अपने काम को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर के सुने और अपने कान को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर के सुने, देखें और महसूस करें। ये ए ऑप्शन में आपको दिया है। बी में दिया छाती को देखें ध्यान से और उसके बाद में रोगी को एक प्रकार से अगर सांस ना ले पा रहा हो तो उसको सांस दें और घायल को पीठ पर केवल लिटा करके कृत्रिम सांस दें। तो बिल्कुल ये तीनों हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें शामिल होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। ठीक है, यानी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ए बी सी रूल में ए का क्या अर्थ होता है? देखें फर्स्ट एड हेल्थ में अगर बात करें तो 3 सूत्रीय नियम दिए जाते हैं। ए माने होता है ईयर बे, यानी कि ईयर बे एक प्रकार से ए का मतलब होता है फर्स्ट एड एंड में, और बी का मतलब होता है ब्रीदिंग, और सी का मतलब होता है जो है सर्कुलेशन। तो आपसे ये प्रश्न पूछता है कि ए बी सी में ए का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे ईयर बे। बी का अर्थ क्या पूछेगा तो आप बताएंगे ब्रीदिंग। सी का अर्थ पूछेगा तो क्या बताएंगे? सर्कुलेशन। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, मानव एड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मानव एड़ी की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के 14 हड्डियां पाई जाती हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एड़ी की हड्डियों को किस नाम से जानते हैं? तो एड़ी की हड्डियों को जो है कैलकेनस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कैलकेनस के नाम से जानते हैं। कैलकेनस, कैलकेनस के का ही भाग होता है, मतलब टार्सल का भाग होता है कैलकेनस। तो कैलकेनस जो है एड़ी की हड्डियों का भाग है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, मानव शरीर के में कितने प्रकार के ज्वाइंट पाए जाते हैं? मानव शरीर की अगर बात की है तो इसमें 3 श्रेणियां जोड़ की पाई जाती है। कितनी श्रेणियां? श्रेणियों की अगर बात पूछता है तो 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। और प्रमुख एक प्रकार से जोड़ों की बात पूछता है मानव शरीर में लेकिन यहाँ पर पूछा कितने प्रकार के जोड़ या ज्वाइंट पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं कितने? 6 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। कहीं कहीं पर 5 मिलेगा, कहीं कहीं पर 6 मिलेगा। तो 6 ऑप्शन में अगर है तो 6 लगा देंगे, 5 ऑप्शन में मिलेगा तो 5 लगा देंगे, अगर 6 नहीं होगा तो। ठीक है, बाकी अगर 5 और 6 दोनों नहीं रहेंगे, 3 रहेगा तो 3 लग जाएगा, चूंकि 3 श्रेणियों में बांटा जाता है मानव के जो जोड़ होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंज अथवा कब्जे वाला जोड़ पाया जाता है। हिंज अथवा कब्जे वाला जोड़ पाया जाता है, बताइएगा। हिंज अथवा कब्जे वाला जोड़ पाया जाता है घुटनों में, अंगुलियों में, घुटनों और अंगुलियों दोनों में, या पैरों में?
तो हिंज अथवा कब्जे वाला जो जोड़ पाया जाता है ये घुटनों और उंगलियों दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ दरवाजों के साथ लगे कब्जे की भांति काम करता है? जैसे दरवाजे पर एक कब्जा लगा हुआ होता है, उसकी भांति काम करता है। कौन सा जोड़ होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएं। कौन सा जोड़ दरवाजों के साथ लगे कब्जे की भांति काम करता है? तो उस जोड़ को बोलते हैं हिंज जोड़। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मानव शरीर का कौन सा जोड़ जो अंगों की उसी प्रकार घूमता है, उसी प्रकार घूमने देता है जिस प्रकार सिर एक ओर से दूसरी ओर घूम सकता है? ये बताएं। तो एक प्रकार से इस जोड़ को बोलते हैं पिवट जोड़ या पिवट जोड़ या पिवट संधि। पिवट जोड़ या संधि को, पिवट जोड़ को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं रोटरी जोड़ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रोटरी जोड़ भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको जो है ट्राकाइड जोड़ भी बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर बताने का काम कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। प्रश्न है अगला, स्त्रियों में मासिक चक्र नहीं होता है किस दौरान? गर्भावस्था के दौरान, या दुग्ध श्रावण के दौरान, या गर्भावस्था और दुग्ध श्रावण दोनों के दौरान, या फिर प्रोजेस्टेन के श्रावण के दौरान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था और दूध श्रावण यानी कि धात्री अवस्था में। जब महिलाएं एक प्रकार से गर्भावस्था में होती हैं या दूध पिला रही होती बच्चों को, उस दौरान मासिक चक्र जो एक प्रकार से कुछ मात्रा में नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, या नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, मनुष्य तथा सभी स्तनी प्राणियों में अधिकांशतः भ्रूण का परिवर्धन मादा शरीर के अंदर होता है, इसे क्या कहते हैं? मनुष्य तथा सभी स्तन प्राणियों में अधिकांशतः भ्रूण का जो भ्रूण होता है उसका परिवर्धन मादा शरीर के अंदर होता है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको जरायुजता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सेक्स शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता किन कारणों से होती है? देखें, सबसे पहली बात तो किशोरावस्था और किशोरों को अपने शरीर में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं उन परिवर्तन को जानने के लिए लड़के लड़कियों में एक प्रकार से रुचि होती है, इस चीज़ को जानना कि आखिरकार एक प्रकार से लोग जाने कि हमारे शरीर में परिवर्तन क्यों हो रहा है, लड़के में कौन सा परिवर्तन, लड़कियों में कौन सा परिवर्तन हो रहा है शरीर में, ठीक है। तो उन चीज़ों को जानने की उत्सुकता भी किशोर किशोरी में बनी रहती है, इसीलिए एक प्रकार से सेक्स शिक्षा की ज़रूरत है ताकि वो अपने चीज़ों के बारे में जाने, अपने शारीरिक ढांचों के बारे में जाने, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात, मासिक धर्म की अवधारणा को समझने के लिए भी आपको सेक्स शिक्षा की आवश्यकता पढ़नी चाहिए, मतलब पड़ती है। इसके अलावा यौन संचारित रोगों से बचाव करने के लिए, यानी कि ऐसे रोग जैसे कि आप देखिए यौन संचारित रोगों में सिफिलिस हो गया, गोनोरिया नाम का रोग होता है, एड्स रोग है, ये सब यौन संचारित रोग हैं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए या इनसे बचने के लिए आप सेक्स शिक्षा पढ़ सकते हैं, सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सभी कारणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, होने वाली संतान लड़का होगा कि लड़की होगी यह निर्भर करता है महिला पर, पुरुष पर, या पुरुष और महिला दोनों पर, या महिला पुरुष और वातावरण पर डिपेंड करता है कि पुरुष मतलब कि लड़का होगी कि लड़की। तो देखें, महिला में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? यक्स यक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर बात करें जो है मतलब कि पुरुषों में यक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। यक्स वाई गुणसूत्र जो होते हैं, इन्हीं गुणसूत्रों को लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र कहते हैं। यक्स वाई गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि पुरुष जो होता है पुरुषों पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मुख्य यौन संचारित रोग है, मुख्य यौन संचारित रोग कौन सा होता है बताएं? देखिए, सिफिलिस, गोनारिया, एड्स, ये सब यौन संचारित रोग हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम को संक्षेप में किस नाम से जानते हैं? ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है यानी AIDS, एड्स का ही एक प्रकार से फुल फॉर्म है ये, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है, AIDS। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एड्स का पूरा नाम है ये। अगला प्रश्न है, एड्स रोग मनुष्य में किस विषाणु के कारण से फैलता है? तो ये एक विषाणु है, उसका नाम है HIV विषाणु। ये HIV का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है।
ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा एड्स रोग फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एड्स के बारे में सत्य कथन कौन सा है? देखें, यह असुरक्षित यौन संबंधों के कारण से फैलता है। यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, बिल्कुल करता है। कोई जन्मजात रोग नहीं है एड्स, यानी कि ये सभी बातें इसके बारे में सत्य हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे ये सभी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है एड्स के मुख्य लक्षण क्या हैं, बताएं। एड्स के मुख्य लक्षण है बार बार सामान्य रोगों से आप ग्रसित होंगे। टीबी, कैंसर, निमोनिया जैसे रोगों का उपचार हो भी जाएगा तो उसके बाद में आप ठीक नहीं होंगे। रात्रि में पसीना आपको आएगा। ये सब एक प्रकार से एड्स के मुख्य लक्षण होते हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे ये सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यौन उत्पीड़न, यौन दुरुपयोग और मतलब बलात्कार जो है, मतलब बालात्मकार, ये दंडनीय अपराध है। यौन उत्पीड़न, यौन दुरुपयोग या बलात्कार जो होते हैं ये दंडनीय अपराध है। किसके तहत? ये एक प्रकार से भारतीय दंड संहिता के अधीन एक प्रकार से एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, ये बात आप भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड जिसको बोलते हैं IPC। ठीक है, और इसी को एक प्रकार से बोलते हैं उर्दू में ताजे राते हिंद। ठीक है, बोलते नहीं कि कभी कभी आप देखेंगे पहले जब मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर या मूवी आप देखते थे, अजय देवगन की मूवी पुरानी देखिएगा, तो उसमें जब वकील जब वहाँ पर बोलता था या जज बोलता था, कोई निर्णय लेता था, 2 बार हथौड़ा पटक करके बोलता था जो है ताजे राते हिंद दफा 302 के तहत, ऐसे बोलता नहीं था। यानी कि एक प्रकार से ताजे राते हिंद का मतलब होता है जो है भारतीय दंड संहिता, अंग्रेजी में इसी को इंडियन पीनल कोड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा फटाफट से। चले, प्रश्न है त्वचा पर फफोले किस डिग्री बर्न में पड़ जाते हैं? देखिए, ये बर्न माने होता है जलना, तो जलना भी कई प्रकार का होता है। तो आप जैसे आप देखेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, ये सब जलने के प्रकार होते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न में जब आप जलेंगे तो मामूली सूजन होगी, त्वचा पर एक प्रकार से दर्द होगा। ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है एक प्रकार से लगभग ये 7 से 10 दिनों में अगर आप फर्स्ट डिग्री बर्न होगा तो आप ठीक हो जाओगे। त्वचा बर्न कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। जलने के कई कारण होते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और भी तमाम प्रकार के जो है जलना होता है। तो इस तरीके से बताएं। अच्छा, ये बताएं त्वचा पर फफोले किस डिग्री बर्न में पड़ जाते हैं? तो त्वचा पर फफोले जो होते हैं सेकंड डिग्री बर्न में पड़ जाते हैं, दर्द भी होता है खूब भयानक। अगला प्रश्न है थर्ड डिग्री बर्न के सामान्य लक्षण है। थर्ड डिग्री बर्न में जानते हैं क्या होता है? त्वचा काला पड़ जाती है, त्वचा काली पड़ जाती है। इसके अलावा त्वचा गहरी मतलब गहरा भूरा पड़ जाना त्वचा का, ये भी ठीक है। त्वचा का उभर कर लेदर जैसा हो जाना, चमड़े जैसा, मतलब एकदम से फुलफुला टाइप का, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड डिग्री बर्न का ये सब लक्षण होता है। अगला प्रश्न, जलने पर फर्स्ट एड के रूप में क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति जल जाए तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए? मामूली रूप से जलने पर उस पर 20 मिनट तक पानी डालें और बाद में साबुन से धो लें, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। जलने के स्थान पर ठंडा, गीला, साफ, मुलायम कपड़े रख दें, बिल्कुल रख सकते हैं। एंटीबायोटिक क्रीम भी लगा सकते हैं आप तो जलने पर। तो ये सब प्राथमिक चिकित्सा आप दे सकते हैं कोई व्यक्ति जले तो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, त्वचा एसिड के संपर्क में आते ही जल जाती है, इसे क्या कहते हैं? बताएं। त्वचा एसिड के संपर्क में आते ही जल जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं केमिकल या कास्टिक बर्न। क्या बोलते हैं? केमिकल या कास्टिक बर्न बोलते हैं। त्वचा जब एसिड के संपर्क में आकर के जलती है तो इसी को कास्टिक या केमिकल बर्न बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब ठंडे चीज़ों से आप जलेंगे, जैसे बर्फ से आप जल जाओ, तो उसी को बोलते हैं शीतदंश। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी ठंडी चीज के संपर्क में देर तक मतलब कि कोई ठंडी चीज, जैसे आप बर्फ को खूब देर तक अपने हाथों पर रख लेंगे तो त्वचा आपकी जल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मतलब उसको क्या बोलते हैं? उसको हॉट बर्न नहीं बोलेंगे, रस्ट बर्न भी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोल्ड बर्न यानी शीतदंश। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है भाप अथवा गर्म द्रवों से जलने को क्या कहते हैं? जब आप भाप से जल जाएं या गर्म द्रव से यानी गर्म पानी से जल जाएं तो ऐसी जो है इस प्रकार के जलने को आप बोलते हैं स्कॉल्डिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्कॉल्डिंग बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जब शरीर का कोई जीवित ऊतक किसी संक्षारक पदार्थ में आकर के उसे क्षतिग्रस्त कर देता है तो इसको क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। जब शरीर का कोई जीवित ऊतक किसी संक्षारक पदार्थ में आकर उसे क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इस प्रक्रिया को या इसको बोलते हैं केमिकल बर्न। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, हीट स्ट्रोक को किन अन्य नामों से जानते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, बताएं। हीट स्ट्रोक को अन्य किस नामों से जानते हैं? तो इसको लू लगना, ऊष्मा मूर्छा, आतप ज्वर, इन तीनों नामों से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी ये सभी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, हीट स्ट्रोक सामान्यतः मतलब किस तापक्रम पर होता है हीट स्ट्रोक? तो हीट स्ट्रोक अगर आप कब जलेंगे गर्म से? जब 40 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक एक प्रकार से पहुंच जाएगा, तो हीट स्ट्रोक आता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 या फिर 6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब ये एक प्रकार से बढ़ जाता है, ठीक है, लगभग 99 या 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, या 99 तक हो जाता है फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस तापमान बोला जाता है इसको, ठीक है। 104 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जब इतना हो जाता है तो एक प्रकार से जान लीजिए आप जल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीट स्ट्रोक के मुख्य लक्षण क्या हैं? बुखार कब आता है? अच्छा ये बताइए, बुखार कब आता है? 100 लगभग आप 99 डिग्री या 98 डिग्री आपको एक प्रकार से आपका शरीर अगर हीट हो जाए फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो आप जान लीजिए कि एक प्रकार से बुखार हो गया है। हीट स्ट्रोक के मुख्य लक्षण क्या हैं? देखिए, मन में उलझन, लाल शुष्क त्वचा, सिर दर्द और चक्कर आना, ये सभी जो हैं हीट स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मन में उलझन होने लगेगी, लाल शुष्क त्वचा होने लगेगी, सिर दर्द और चक्कर आने लगेगा जब ज़्यादा धूप में आप खड़े हो जाएंगे, कभी कभी जब आपके शरीर तापमान बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बढ़ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा या 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बाकी और प्रश्नों को इसी तरीके से प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड प्रश्नों को आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।